नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका सैलरी चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के चैनल के ऊपर ऑलरेडी 10 वीडियोस 10 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। आज का क्लास नंबर 11 रहेगा, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं। जब भी बात आप लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन की करते हैं, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर होटल का क्वेश्चन आता है। होटल में जब आपका इंप्लॉय स्टे करता है तो किस किस तरीके से उसको डील करना है, कौन कौन से प्रोविजन है इनकम टैक्स के अंदर जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके की न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगी, और किस तरीके से आप लोग एक सही अप्रोच को अडॉप्ट करके अपने आंसर को डील कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्लास उसी बच्चे को समझ में आएगी जिसने रेंट फ्री अकोमोडेशन को डिटेल में समझा है। पीछे की कुछ चीजें हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्या मतलब बताया था, मैंने बताया था एक इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को रहने के लिए जब एक आपका घर प्रोवाइड करता है, अपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, कोई भी रेजिडेंशियल जगह प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या था, आप लोग निवास कह दीजिए, आवास कह दीजिए, आप लोग घर कह दीजिए, आप लोग हाउस कह दीजिए। तो अकोमोडेशन का मतलब यही होता है, एक ऐसा घर, एक ऐसी रहने की जगह जो एक इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को प्रोवाइड करता है, वो भी रेंट फ्री। उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेंट फ्री अकोमोडेशन। और रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था, अगर आपका इंप्लॉय गवर्नमेंट है, अगर आपका इंप्लॉय प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंट है। अगर आपका इंप्लॉय गवर्नमेंट है तो हमने देखा था किस तरीके से केवल एक लाइसेंस फी होती है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, उस बिहा पे आप लोग डील करते हैं। अलग से कोई प्रोविजन आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा जब आप लोग नॉन गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो जो घर उसके इंप्लॉय को प्रोवाइड किया गया, एक इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉय को जो घर प्रोवाइड किया है, वहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि वो उसने खुद ने रेंट पे लेकर के अपने इंप्लॉय को ऑफर किया है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इंप्लॉयर का खुद का घर है और उसने वो किसको ऑफर कर दिया, अपने इंप्लॉय को ऑफर कर दिया। और किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से पॉपुलेशन फैक्टर आता है, किस तरीके से मल्टीपल न्यूमेरिकल के ऊपर काम होता है, इन तमाम मुद्दों पर माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ लास्ट क्लास के अंदर बात कर चुका हूं। आज आपको क्या समझना है, देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात बन जाते हैं जिन केसेस में आपके जो इंप्लॉय है, इंप्लॉय को अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ दिनों के लिए, आपको मल्टीपल टाइम्स के लिए आपके होटल में स्टे करना पड़ता है, मतलब वो होटल इंप्लॉयर का नहीं होता है। तो उस केस में आप लोग जो मैक्सिमम लिमिट पीछे क्या पढ़ के हैं, 10% वो नहीं लेके चलना है, वहां पर अलग से आपको प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा रेंट फ्री अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की मैं बात अभी फिर से कर चुका हूं, इसका मतलब क्या होता है आप लोग ये समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपका आवास। इसका मतलब और क्या हो सकता है आप लोग समझ लीजिएगा, आपका निवास हो सकता है। इसका और क्या मतलब हो सकता है, घर हो सकता है, या फिर आप लोग हाउस भी समझ सकते हैं। क्लियर है। जब आपका इंप्लॉय स्टे करता है फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड होटल के अंदर, तो उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, आरएफए। और कौन सा आपका पॉइंट इंक्लूड होगा, वहां पे होटल वाला पॉइंट इंक्लूड होगा। अब ऐसे हालात बनते क्यों हैं, पहले इस चीज को समझ लीजिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, कई बार ऐसी सिचुएशन क्यों बनती है। लेट अस कंसीडर कि कोई भी बिजनेस है और उस बिजनेस का कोई भी इंप्लॉय है। लेट अस से कि मेरे पास अपना कोई बिजनेस है जिसको मैं डील कर रहा हूं दिल्ली में रह करके। क्लियर है, कहां पे मैंने डील किया है, दिल्ली में रह करके आपका डील किया है। तो दिल्ली के अंदर ही जो आपका इंप्लॉयर है, और इंप्लॉयर ने दिल्ली के अंदर ही अपने इंप्लॉय को एक अपार्टमेंट प्रोवाइड कर रखा था। अब हुआ क्या कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो इंप्लॉयर ने क्या किया, या मालिक ने क्या किया, जो आपका बिजनेस था उसका एक्सपेंशन किया। और जैसे ही बिजनेस का एक्सपेंशन किया तो इसने एक ब्रांच दिल्ली से शिफ्ट करके, याद रखिएगा, एक ब्रांच क्या किया, दिल्ली से मैंने शिफ्ट करके और आपका चेन्नई में डाल दिया। माने हमारे बिजनेस का सेकंड ब्रांच आ गया है, जो कहां पे है आपको याद रखना है, चेन्नई। यानी कि कोई भी एक दूसरी लोकेशन की बात करते हैं, कहां पर है, चेन्नई के अंदर है। अब क्या बोला, वो जो आपका इंप्लॉयर है या जो आपका ओनर है, उसने कहा कि यहां पे दिल्ली पे मैं अपने बिजनेस को देख लूंगा। अब जो आपका इंप्लॉय है, उस इंप्लॉय को यहां से शिफ्ट होके और कौन सी ब्रांच को देखना पड़ेगा, कौन सी ब्रांच को बैलेंस करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, चेन्नई वाली ब्रांच को मैनेज करना पड़ेगा। अब तक क्या था, अब तक जो आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन था या आपका एचआरए था, वो इंप्लॉयर दिल्ली के अंदर रह के पे कर रहा था आपके इंप्लॉय को, और इंप्लॉय भी दिल्ली के इन्वायरमेंट से कंफर्टेबल था। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसी समस्याएं बन जाती है,
ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एम्प्लॉय कभी पहले चेन्नई गया ही नहीं, उसको चेन्नई के बारे में कुछ नहीं पता है और एम्प्लॉय क्या कह देता है कि इस ब्रांच को आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, तो आपको तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग रेंट पे आप लोग कोई भी हाउस ले सकते हैं और वहां पे आप अपना एडजस्टमेंट खुद देख लीजिएगा, जो भी पैसा बनता है या फिर जो भी आपका एक हाउस है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस पर्टिकुलर केस में माय डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर भी आपका नया है, एम्प्लॉयर को भी चेन्नई के बारे में कुछ नहीं पता, एम्प्लॉय को भी नहीं पता है। तो उस केस में एम्प्लॉयर क्या कहता है, अच्छा ऐसा कर लो, अभी आप थोड़ा रिसर्च करोगे, घर ढूंढने में आपको समय लगेगा, सारी चीजें होंगी, तो आप लोग ऐसा करो कि आप लोग कहां पे स्टे कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, 10 से 15 दिन आप होटल में स्टे कर लो और होटल में स्टे करने के बाद जब तक 10-15 दिन में आप लोग इन्वायरमेंट के साथ भी फ्रेंडली हो जाओगे और आप चीजों को भी समझ पाओगे और जब तक आप लोग एक अच्छे घर को रेंट पे एडजस्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि इन दैट पर्टिकुलर केस हमें कहां पे रहना पड़ा या एम्प्लॉयर को कहां पे रहना पड़ा, होटल के अंदर रहना पड़ा। तो आपको याद रखना है जब भी कोई भी एम्प्लॉय आपका होटल के अंदर रहता है तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो लो है वो क्या कहता है, वो सीधा सीधा कहता है कोई पॉपुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप लोग ये मान के चले आपका 20% आपका सैलरी का, किसका 20% सैलरी का आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, या 20% ऑफ सैलरी आपका कहां पे जाएगा, वो आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा। प्लस में आप लोग याद रखिएगा एक और डीलिंग है, यानी कि 20% 24% सैलरी का ले लीजिए, या फिर जो इस होटल का जो रेंट है, ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो आपके एम्प्लॉयर ने इस होटल का जो रेंट पे किया है ना, इन दोनों के अंदर आपको चेक करना है आपका लोअर ऑफ कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, क्या है आपका लोअर ऑफ कौन सा, जो लोअर ऑफ होगा ना वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और वो आपकी सैलरी के अंदर जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो सीधा सीधा नियम तो ये कहता है, सीधा सीधा नियम क्या कहता है कि होटल में जब आप लोग रुकते हैं कोई भी सर्कमस्टांसेस रहा हो तो उस केस में सैलरी का केस तो आप लोगों ने देखा 5%, 7.5% और 10% तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिटी पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है, दो ऑप्शन आप सभी के पास है, आप लोगों दोनों ऑप्शन को कैलकुलेट कीजिए, जो आपको कम दिखता है वो आपकी कैलकुलेशन के दरमियान यूज कर लिया जाएगा। दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, क्योंकि ये गया एम्प्लॉयर के कहने पे एम्प्लॉय है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि जब तक इसकी घर का एडजस्टमेंट नहीं हो जाता जब तक कुछ चीजों को मैनेज करना। तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा जब भी होटल की बात होती है ना, तो आप लोग ये मान के चले आपका अप टू 15 डेज तक आपका क्या रहता है, 15 दिनों तक की बात है, ठीक है, 15 दिनों तक ये होटल का जो अकोमोडेशन है या फिर होटल का जो रेंट है वो एग्जम्प्ट रहता है, क्या रहता है आपका एग्जम्प्ट रहता है। क्लियर, अगर आपने एक भी दिन एक्स्ट्रा रुके यहाँ पे होटल के अंदर, अगर यहाँ पे एक दिन भी दिन एक्स्ट्रा रुके तो आपको, जैसे 16 दिन रुके तो 16 दिन की जो आपकी सैलरी है वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कितने दिन तक एग्जम्प्टेड रहेगा, ये 15 दिन तक एग्जम्प्टेड रहेगा और 15 दिन के बाद आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप कि ये आपकी छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है जिसको आपको अपने ख्याल और जहन में रखना है कि जब भी आप लोग होटल के अंदर रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करते हैं उस केस में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी क्या रहती हैं, आपकी एक तरीके से एग्जम्प्ट रहती हैं और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देता हूं, यहाँ पे जब आप लोग सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी का अपना मीनिंग होता है। सबसे पहले हम लोग सैलरी के अंदर आपका बेसिक सैलरी लेके चलते हैं या बेसिक पे लेके चलते हैं, प्लस में हम लोग उसके अंदर डियरेंस अलाउंस ऐड करते हैं जो आपका रिटायरमेंट फैक्टर वाला होता है, प्लस में हम लोग उसके अंदर ऑल कमीशन ऐड करते हैं, याद रखिएगा क्या करते हैं, ऑल कमीशन ऐड करते हैं, इसके अंदर हम लोग बोनस ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग फीस को ऐड करते हैं, प्लस में जो आपका कैश इनकैशमेंट है या फिर आप लोग लीव इनकैशमेंट जिसको कहते हैं, जो हम लोग आगे लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, लीव इनकैशमेंट, याद रखिएगा क्या है आपका ये लीव इनकैशमेंट, इन सबको जोड़ा जाता है। प्लस में एक फैक्टर और है ऑल टैक्सेबल अलाउंस, क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑल टैक्सेबल अलाउंस, जितने भी आपके टैक्सेबल अलाउंस है ना वो सभी को क्या किया जाता है, यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको इन तमाम फैक्टर्स को याद रखना है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे इन चीजों को कैलकुलेट करना है। सिंपल, तो सैलरी का मीनिंग मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी नहीं, सैलरी का अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है,
तो बस यही है इसके अंदर, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको जरूर अपने जहन में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, मैं आपको स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्लियर एंड कट लैंग्वेज में बता देता हूं। आपसे पूछ लेगा जब भी आप लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है जो एग्जम्प्ट होते हैं। देखिए अलग अलग केसेस हैं, ठीक है, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं, उनको क्या करने हैं, आपको एक्सप्लेन करने हैं एग्जम्प्टेड पार्ट। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपको एग्जम्पशन याद रखने, जैसे सबसे पहला आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड टू द यूनियन मिनिस्टर। अगर कोई भी यूनियन मिनिस्टर है तो उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर, उसका लेके चल सकते हैं, और ऑफिशियल्स ऑफ पार्लियामेंट है, इन तीनों लोगों को आपका क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, माने आपका यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, सैलरी के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा पार्ट अगर आप लोग देखेंगे, जितने भी जज है, चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो आपके हाई कोर्ट के जज हो, दोनों का जो आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, ना ही वो आपका टैक्सेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए किसी भी इंप्लॉय का अगर ट्रांसफर हो जाता है, जो अभी अभी मैंने आप सभी के साथ चर्चा की थी, किसी भी इंप्लॉय का अगर आपका ट्रांसफर होता है, तो उस केस में जब आपका इंप्लॉय होटल के अंदर आपका अकोमोडेट करता है, होटल के अंदर रहता है, तो 15 दिन तक एग्रीगेट लगा करके एग्जम्प्टेड रहेगा, और आफ्टर 15 डेज आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, जो मैंने पीछे आप सभी के साथ चर्चा की है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ना 15 दिन तक क्या है, एग्जम्प्टेड है, और आफ्टर द 15 डे आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, क्लियर। अगर आप किसी भी इंप्लॉय का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और होटल के अंदर अगर वो स्टे करता है, तो कितना परसेंटेज, दो केस लेके चलेंगे, एक आपका क्या रहेगा 20%, 24%, और दूसरा क्या रहेगा, रेंट पेड बाय द ईयर। दोनों के अंदर जो आपको लोअर ऑफ दिखेगा वो आपका माइनस हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कई बार क्या होता है, दो अकोमोडेशन इंप्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। दो अकोमोडेशन का मतलब क्या है सर, ध्यान से समझिएगा। लेट अस से कि पहले मैं कहां पे था, मैं आपका दिल्ली में था, ठीक है, और मैंने कहां पे शिफ्ट किया है, मैंने कहा मेरे को कहां पे भेज दिया गया, चेन्नई के अंदर भेज दिया गया। जब मेरे को चेन्नई के अंदर भेजा, तो ऐसा कोई रेयर आदमी होता है जो सीधा का सीधा जितना भी सामान है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इसकी यूज होने वाली वस्तुएं हैं, वो उसको पहले दिन ही चेन्नई शिफ्ट करेगा। नहीं, वो क्या करता है, वो कहता है कि पहले मैं चेन्नई जाऊंगा, वहां का माहौल समझूंगा, मेरे को 10-15 दिन का समय लगेगा। और उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस ये वाला जो दिल्ली के अंदर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है वो भी आप यूज करते हैं, और जब आप लोग चेन्नई चले जाते हैं तो ये भी आप लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितने आपके अकोमोडेशन हो गए, दो अकोमोडेशन हो गए, दो आपको घर ऑफर किए जाते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। तो इस केस में क्या कहा जाता है, इस केस में कहा जाता है इन दोनों के अंदर जिसका किराया कम होगा, जिसका कैलकुलेशन कम बनता है, वो आप लोग पे कर सकते हैं। लेकिन ये बात केवल और केवल 3 महीने, 90 दिन आपके लिए बहुत है। 90 दिन में आप लोग चीजों को समझ जाएंगे, और आपको 90 दिन के अंदर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग करते हैं 90 दिन से जितना एक्स्ट्रा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अप टू अगर 90 डेज की बात करते हैं, तो कोई एक जिसकी लोअर परकिस्टिज वैल्यू है वो आपका क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा। अगर आप लोग 90 दिन के बाद की बात करते हैं, तो दोनों के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपका परक्यूस्टीज है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अक्सर एग्जाम के अंदर कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा लर्निंग फैक्टर रहेगा, याद करना है। एक बार याद करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। प्लस में आपको कई बार माइनिंग साइट्स पे भेज दिया जाता है, एक ऑयल निकालने वाली जगह पे भेज दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई वैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, ट्राइब्यूनल एरियाज होते हैं, वहां पे भी आपको भेज दिया जाता है। कई बार आपको डैम साइट पे भेज दिया जाता है, पावर जनरेशन साइट पे भेज दिया जाता है, रिमोट एरियाज में भेज दिया जाता है। इन तमाम केसेस में भी आपका क्या रहेगा, हाउस रेंट फ्री जो आपका अकोमोडेशन है, रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या रहेगा, नॉट टैक्सेबल रहेगा। ये आपको याद रखने हैं। तो टोटल 4 पॉइंट ये है, एक आप इसको इंक्लूड कर लीजिए। टोटल 5 पॉइंट है जो अगर आपका एग्जम्प्ट वाला पार्ट आता है क्वेश्चन के अंदर, थ्योरी पार्ट आता है अक्सर 6 नंबर के लिए या 10 नंबर के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा, इसको आपको जरूर लिख के आना है, बहुत आसान है। क्लियर। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 15 दिन का टाइम पीरियड, 90 दिन का टाइम पीरियड, ये चीजें अगर आपके जहन में होंगी ना, तभी आप लोग क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, रादर देन आपको बहुत सारी डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा हमारा कन्वर्सेशन था, आज की क्लास थी। हमने समझा रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर होटल को क्यों अलग से अंडरस्टैंड करना है, और एग्जैक्टली किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है। एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगा आपको, जैसे
पीछे हमने मोटर कार वाला केस लिया। मोटर कार के अलावा अगर आप लोग कोई भी फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी कंपनी का एक्चुअल है, ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, याद रखिएगा, अगर रेंटल है तो रेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी एक्चुअल कॉस्ट है तो उसका 10% उसकी जो वैल्यू है फर्नीचर की 10% आपकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी किताब के अंदर है। देखिए, अगर आप लोगों के पास सीए वाला एडिशन है तो सीए वाले एडिशन के अंदर आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 1.14 है, और अगर आपके पास बीकॉम वाला एडिशन है, अगर गिरीश आहूजा की किताब यूज करते हैं तो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन के लिहाज से, तो इसको समझते हैं कैसे करना है, कैसे इसको डील करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आर फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफ हिज रेमुनरेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर 2024-25। बेसिक सैलरी है उसकी 2,40,000 पर मंथ। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आई थिंक, 2,40,000 नहीं है ये, आप लोग लेटेस्ट से इसका सैलरी कितना है एक बार चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर किताब दीजिए एक बार, इसको क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है ना 2,40,000 पर मंथ थोड़ी ना होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। आगे देखिए, डियरेंस अलाउंस आपको दिया हुआ है 20,000 रुपया प्रति महीने का दिया हुआ है, और 40% क्या है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लंच आपको दिया गया है 4,000 रुपए का, ठीक है। और अगर आप लोग मेडिकल अलाउंस की बात करते हैं 1,000 रुपए प्रति महीना, आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 600 रुपया प्रति महीना दिया गया है। और अगर आप लोग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करते हैं, 2 चिल्ड्रन के लिए दिया गया है 360 रुपए पर मंथ दिया गया है। अब यहाँ पे सैलरी में गड़बड़ इस क्वेश्चन के अंदर, आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूं ताकि चीजें सही से समझ में। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को लगता है कि सैलरी के अंदर कुछ और होगा, सैलरी के अंदर मतलब 2,40,000 सैलरी नहीं हो सकता है। लेट मी चेक, क्वेश्चन के अंदर आप भी चेक कीजिए, आपके पास अगर किताब है और अगर आप लोग गिरीश आहूजा वाली किताब यूज करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हम लोग बात कर रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की, 104 पेज पे है, और अगर आप लोग एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 104 पेज है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी सैलरी है 24,000 है, ये याद रखना आपको, सैलरी कितना दिया हुआ है 24,000 है, ठीक है। तो इसको मैं काट करके कितना कह देता हूँ, 24,000 हर महीने का है, 24,000 पर मंथ का आपका सैलरी है, ठीक है। ही प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन इन द दिल्ली। आप सभी को याद रखना कहाँ पे है, दिल्ली में है, और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होती है, 2 करोड़ होती है, माने 40 लाख से ज्यादा होती है। तो सैलरी का कितना हिस्सा टैक्सेबल रहेगा, 10%। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आगे देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इज 20,000, एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक जीरो शिफ्ट हो गया, यहाँ पे जो कॉस्ट है ना वो कितनी है, 2 लाख है। क्वेश्चन के अंदर बड़ी गड़बड़ियां हैं यार, यहाँ पे आपकी जो फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है, मैं यहाँ पे लिख दूं 2L कितनी है, 2 लाख है। एंड 2 एयर कंडीशनर विच हैव बीन टेकन बाय ऑन हायर, ये कहां पे लिए गए हैं, हायर पे लिए गए हैं बाय द कंपनी, जिसके लिए कितना चार्ज पे किया गया है, 4,000 रुपए पर एनम पे किया गया है। आपको कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इफ एम्प्लॉय ऑफ द टैक्स अंडर द ओल्ड रेजिम, ओल्ड रेजिम का इस्तेमाल करता है। अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय, सबसे पहले आपको क्या करना है, गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल का मतलब क्या है, जो आप लोगों ने देखा, अगर आपका गवर्नमेंट है, अगर आपका जो इंप्लॉय है वो गवर्नमेंट है, तो वहां पे केवल और केवल हमें क्या पे करना पड़ता है, आपका लाइसेंस फी पे करना पड़ता है। और ये आपका क्या है, लाइसेंस फी कितनी है, 1,000 रुपए है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से, वही आपका सेम फॉर्मेट रहेगा। अगर आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन भी की है तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों की बातें बताऊंगा। दोनों का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, हम लोग दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों इन द सेंस आपका ओल्ड रेजिम भी ले लेते हैं और साथ साथ आपका क्या ले लेते हैं, न्यू रेजिम भी ले लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये आपका न्यू रेजिम हो जाएगा और ये आपका ओल्ड रेजिम हो जाएगा। फॉर्मेट आप सभी को पता ही, हम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओल्ड रेजिम हो गया और क्या हो गया, आपका न्यू रेजिम। लिख देते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आपका ओल्ड रेजिम लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आपका न्यू रेजिम है। यहाँ पे क्या जाता है, आपका पर्टिकुलर्स आ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा, अगर आपका गवर्नमेंट रूल करता है, माने गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, सॉरी आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है, उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में देखना होता है हमें केवल और केवल लाइसेंस फी। और लाइसेंस फी कितना है आपका, 1,000 रुपए पर मंथ। तो इसको कहेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। क्या कहेंगे हम लोग इसको,
वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड। यहाँ पे क्या है, अनफर्निश्ड का मतलब फर्नीचर का अलग से लगेगा, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के अंदर आपका 1,000 रुपया एक महीने का है, साल का कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपका कितना बनेगा, 12,000 बनेगा। क्लियर, कितना बन गया आपका, 12,000। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी एसी का जो चार्ज है ना वो कितना है माय डियर फ्रेंड्स, एसी का चार्ज है, एक एसी का एक साल के लिए 4,000 रुपए है, तो 2 एसी के लिए कितना हो जाएगा आपका, 8,000 रुपए हो जाएगा। सीधा सीधा कैलकुलेशन। और उससे पहले क्या कहा था उसने कहा था जो आपका फर्नीचर है, फर्नीचर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 2 लाख है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फर्नीचर का अगर आप लोग केस लेके चलते हैं तो उसका 10% हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10% ऑफ फर्नीचर। आप लोग क्या लेके चलेंगे, 10% ऑफ फर्नीचर। अगर आप लोग 10% ऑफ फर्नीचर लेके चलते हैं तो आपको कितना लेना है, 2 लाख का कितना लेना है, 10% लेना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 20,000। चाहे आपका ओल्ड रेजीम हो चाहे आपका न्यू रेजीम हो, तो ये 20,000 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हियर करना है, किसका हियर, हियर ऑफ 2 एसीज। हमारे पास कितनी एसीज हैं, 2 एसीज है। ठीक है, एक का कितना है, 4,000 है, 2 का निकालना है, पर एनम है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 8,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका, 8,000 हो जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बस इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। चाहे आपका ओल्ड रेजीम हो चाहे आपका न्यू रेजीम हो, 40,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 40,000। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर कितना है, दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 40,000, और यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, 40,000 लिख देंगे। क्लियर, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 ए का पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया है। ठीक है, आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल आसान है, मैंने सैलरी वैलरी कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे गिवन थे, इनके बिहा पे ही आपका आंसर बन जाएगा, इनके बिहा पे ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सेकंड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोविजंस अलग होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है। आने वाले वक्त में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रोविजन में आपको पढ़ाऊंगा तब हम इसको डील करेंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, XYZ लिमिटेड द अकोमोडेशन यहाँ पे दिया हुआ है हैज बीन टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी। कंपनी ने किसके ऊपर ले लिया, रेंट के ऊपर लिया है, और कितना रेंट पे कर रहा है, 10,000 रुपए रेंट पे कर रहा है। तो मैंने बताया जब भी रेंट की बात आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, रेंट के ऊपर होता है तो 10% आप लोग रेंट का निकाल लीजिए, या फिर दूसरा केस क्या होता है, रेंट पेड या और आप 10% आप सैलरी का निकाल सकते हैं। दोनों के अंदर जो लोअर होता है वो पूरा का पूरा कहानी घूम जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत है। यहाँ पे क्या फॉर्मेट बनेगा जरा समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, वही आपका ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम, तो वही आपका आना ही है भाई, उसके बिना तो बनेगा ही नहीं क्योंकि पूरी कहानी उसी की है। चलिए यहाँ पे मैं दोनों एक साथ करा रहा हूँ, ओल्ड रेजिम भी आपको करा रहा हूँ प्लस में आपको न्यू रेजिम भी करा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपका ओल्ड रेजिम भी करने वाले हैं और साथ में आपका न्यू रेजिम भी करने वाले हैं। यस, यहाँ पे देखिए ये आपका ओल्ड रेजिम का कॉलम मैंने बना दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने ये आपका न्यू रेजिम का कॉलम बना दिया है। एक साइड में आपका क्या पड़ा रहेगा, पर्टिकुलर्स पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ओल्ड रेजिम लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू रेजिम लिखेंगे। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करना है, सब कुछ वही आपका बेसिक सैलरी से लेकर के सारी चीजें हमारे पास वही आएंगी। जैसे अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना, मेरे को सबसे पहले लेके चलना है आपका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बेसिक सैलरी अगर आप लोग देखेंगे 24,000 रुपए है एक महीने का, आपको मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 12 से। 24 मल्टीप्लाई बाय 12 288 माने 2,88,000 हो जाएगा। तो चाहे आपका ओल्ड रेजिम हो चाहे आपका न्यू रेजिम हो, अमाउंट तो सेम ही बनेगा। 2,88,000 यहाँ पे बना, 2,88,000 यहाँ पे बना, ऑब्वियस सी बात है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सर। दूसरा पॉइंट क्या है, डियरेंस अलाउंस है, और डियरेंस अलाउंस रिटायरमेंट फैक्टर के लिए 40% है, वैसे 20,000 रुपए एक महीने का है। तो अगर आप लोग डियरेंस अलाउंस कैलकुलेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका कितना बनेगा, 20,000 रुपए एक महीने का है, और अगर आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करते 12 दूनी 24, 2,40,000 हो जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन जो डियरेंस अलाउंस हम लोग कौन सा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रिटायरमेंट फैक्टर वाला लेते हैं। 2,40,000 का अगर आप लोग निकालना चाहते हैं 40%, तो कितना बनेगा, ये आपका मैटर ऑफ कंसर्न है। यहाँ पे एक मिनट, डियरेंस अलाउंस के अंदर भी गड़बड़िया है। यहाँ पे 20,000 नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2,000 है। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया यार। यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका, 2,000 दिया हुआ है। अगर आप लोग 2,000 के बिहा पे कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनेगा, 2,000 के बिहा पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो डियरेंस अलाउंस बनेगा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना बन जाएगा आपका 24,000 क्या बनेगा आपका डियरेंस अलाउंस, जिसके
अंदर से हमें 40% आपका किसके लिए लेके चलना है, रिटायरमेंट फैक्टर के लिए लेके चलना है। तो 40% कितना बनेगा, अगर आप लोग 24,000 का कितना निकालते हैं, 40% निकालते हैं, 2400 2400 और 2400 माने आपका बन जाएगा करीब करीब 9600। ठीक है, कितना बनेगा, 9600। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9600 आपका डियरेंस अलाउंस आ गया है। यहाँ पे भी कितना आ गया है 9600 आपका डियरेंस अलाउंस। ये आपका 40% आपका रिटायरमेंट फैक्टर वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, लंच अलाउंस। ठीक है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, लंच अलाउंस कितना दिया हुआ है आपको, 400 रुपए एक महीने का दिया हुआ है, और 12 से मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 12 चौका 4800, 4,800। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4800। क्लियर है। अगर आप लोग देखते हैं मेडिकल अलाउंस की बात करते हैं, तो मेडिकल अलाउंस कितना दिया हुआ है, 1000 है, तो ऑब्वियस सी बात है 12,000 यहाँ पे मेडिकल अलाउंस हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 12,000 मेडिकल अलाउंस हो जाएगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया हुआ है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, 600 रुपए है, 12 छिका 7200 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 7200 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगर आप लोग चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करते हैं, ओल्ड रेजिम के अंदर इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, और न्यू रेजिम के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो मैं अगर यहाँ पे सीधा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको दिया हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे 2 बच्चों के लिए दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 360 गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 360 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 2, आपका 8640 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8640 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 बच्चों के लिए हमें रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, 100 रुपए एक बच्चे के लिए मिलता है, और अगर आप लोग 2 बच्चे की बात करते हैं 200, और 12 दूनी 2400, माने इसके अंदर से अगर आप लोग 2400 माइनस करते हैं तो 6240 आ जाएगा। पीछे वाली क्लास लगाई है तो आप लोग इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, चाइल्ड एजुकेशन आ गया 6240 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारी पूरी कहानी शुरू होती है, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हमें निकालना है आपका, क्या बोलते हैं इसको, आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए हमें सैलरी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10% ऑफ सैलरी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले क्या कर ले, इसका सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं इसका सैलरी कैलकुलेट करने चलूँ तो बताओ कितना आएगा आपका सैलरी, बताइए आपकी इसकी इनकम कितनी है, 2,88,000 है। ओके, तो कितना लिख देंगे, 2,88,000। बोनस वगैरह तो लग दीजिए, डीए 40% कितना है, 9600 है। ओके, प्लस में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये सारे अलाउंस आपके टैक्सेबल हैं, तो कितना है आपका 4800 आ गया, प्लस में कितना आ गया आपका 12,000 आ गया, और प्लस में कितना आ गया आपका, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के अंदर सैलरी अलग आएगी। अगर आप लोग ओल्ड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया ना, यूएस से पहले सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कर देते हैं 7200। अब जहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन वाली बात करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट अलग है, और यहाँ पे अमाउंट आपका अलग है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं ओल्ड के लिए लेता हूँ तो कितना आएगा 6240, और अगर मैं न्यू के लिए लेता हूँ तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा 8640। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, बस इनको हमें क्या करना है, सम करना है। जैसे आपका कितना आया है 2,88,000 है, तो हम लोग 2,88,000 के अंदर 9600 ऐड करेंगे सबसे पहले, प्लस में 4800 ऐड करेंगे, प्लस में 12,000 ऐड करेंगे, प्लस में 7200 ऐड करेंगे, प्लस में 6240 ऐड करेंगे, 3,27,840 बनता है। कितना बना ये आपका, ये बना आपका 3,27,840। क्लियर है। अगर आप लोग ओल्ड के केस में इसका 10% लेते हैं, क्योंकि सैलरी के अंदर 10% लेना है, तो अगर आप लोग इसका 10% निकालते हैं, अगर मैं इसका 10% निकालूं तो 32,784 आएगा। कितना आएगा, 32,784। अगर आप लोग न्यू की बात करते हैं, न्यू के अंदर बताइए टोटल कितना बनेगा। देखिए ये आपका कितना आया था, 3,27,840 है। अब यहाँ पे कितना लिया था, 6240, तो यहाँ पे कितना लेना है, 8640 लेना है। माने अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कितना ऐड होगा, 2400 ऐड होगा। 8640 के अंदर से अगर मैं 6240 निकाल देता हूं तो कितना, 2400 और ऐड कर देंगे इस अमाउंट के अंदर, 3,27,840। ठीक है, ये आपका बनेगा 3,30,240। कितना बना आपका, ये 3,30,240। और ये न्यू के लिए, और अगर आप लोग यहाँ पे न्यू लेके चलते हैं और उसका 10% निकाल लेते हैं तो 10% कितना हो जाएगा आपका, 10% अगर मैं इसका निकालू मल्टीप्लाई बाय 10%, 33,024 रुपया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 33,024। तो अब ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, 2 वैल्यूज आपके पास मिली हैं। एक तो आपको 32,784 ओल्ड के केस में, 33,024 किसके केस में, न्यू केस में। अगर आप लोग एक्चुअल रेंट पेड की बात करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट पेड निकालेंगे। एक्चुअल रेंट पेड कैसे निकालते
करते हैं, आपका 10,000 रुपए अकोमोडेशन बता रहा है, 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, ओल्ड के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 1,20,000 ज्यादा है कि 32,784 ज्यादा है? तो 1,20,000 ज्यादा है। तो अगर आप लोग बात करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर हम कम लेंगे, माने आप कितना ले लोगे, 32,784, और यहाँ पे भी हम लोग कितना ले लेंगे, 33,024 ले लेंगे। क्लियर? आपको बात समझ में आई होगी, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें कहाँ से आई है। अगर आपने पिछली क्लासेज अच्छे से अटेंड की होगी तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इनकम टैक्स का यही दिक्कत है कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती है, एक एक करके हमें सारे मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ती है, वन बाय वन करके। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ये आरएफए हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 10% ऑफ फर्नीचर लेके चलना है। अगर आप लोग 10% ऑफ फर्नीचर लेके चलते तो कितना आया था, 10% ऑफ फर्नीचर 2 लाख था, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 20,000 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 20,000 आ जाएगा। क्लियर? अगर आप लोग एसी वाला सेक्शन लेके चलते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा करके और इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से, अगर आप लोग एसी वाला सेक्शन लेके चलते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, अगर आप लोग एसी वाला सेक्शन लेके चलते हैं तो कितना है, 4 दूनी 8,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना एक इंक्लूड होगा, 8,000 इंक्लूड होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, 8,000 इंक्लूड होगा। अब करना क्या है, इन सब का टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे, टोटल। आप सभी को पता है इन सब का आपका क्या आएगा, एक टोटल आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोस टोटल सैलरी, जिसके अंदर हमें क्या करना है, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है। यहाँ पे भी आप लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे। अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं तो 75,000 रुपए माइनस कर देना है। अगर आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करते हैं तो 50,000 रुपए आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर, टोटल कीजिए, ग्रोस टोटल सैलरी आएगा। न्यू वाले केस के अंदर 75,000 रुपए माइनस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे। ओल्ड के अंदर आपको कितना माइनस करना है, 50,000 माइनस करना। डेट्स इट, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, थोड़ा सा घुमा भी देता है कई बार। अगला क्या कहा है आपका, 115 BAC, वही आपका ओल्ड रेजिमे और न्यू रेजिमे वाला, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला। ठीक है ना, तो हालांकि मैंने दोनों कैलकुलेशन ही ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के बिहा पे कैलकुलेट की है, तो आपका ये तीसरा पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2,40,000, ये 24,000 है, जहां पे 20,000 लिखा हुआ है, जो फर्नीचर की वैल्यू है 2 लाख रुपए है, और जो आपको डीए दिया हुआ है वो 2,000 रुपए प्रति महीना दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना, अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन का होमवर्क मैं आपको देता हूं, आपका ये क्वेश्चन है 4.15। अगर आप लोग सीए वाली किताब यूज करते हैं, अगर आप लोग बीकॉम वाली यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन या इलिस्ट्रेशन नंबर 13 रहेगा। इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा। अगर क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर इस सवाल में भी कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई होंगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो हम लोगों ने आज का मेन एजेंडा था आपका आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर होटल वाला क्या सीन रहता है, उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लास अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लान।